क्या कोई सोच सकता है कि 60 साल की एक औरत अपनी हड्डियों तक को कटवा लेगी? चेहरे पर 100 से ज्यादा चीरे, पसलियों को निकलवा देना और यहाँ तक कि अपनी आवाज और कद तक बदल लेना। ये महज पागलपन नहीं, ये उस माँ का दर्द है जिसने अपनी बेटी को खोया है। मेरी बेटी, मेरी मासूम यूना। उन बेरहम औरतों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी। आज मैं लिंको नहीं हूँ, आज मैं 30 साल की एक नई पहचान हूँ। मैं उन कातल माताओं के झुंड में शामिल हो चुकी हूँ ताकि एक एक करके उन्हें तबाह कर सकूं। 2 औरतों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब मेरी अगली नजर शाजी पर है, वो रईस औरत जो इस पूरे जुल्म की मास्टरमाइंड है। वही है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी। लेकिन शाजी को कम आंकना मेरी बड़ी भूल थी। वो दूसरों की तरह कमजोर नहीं है, उसकी आंखें तेज हैं, उसका दिमाग शातिर है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरे इरादों की महक सूंघ ली है। उसे शक होने लगा है कि इस नई माँ के पीछे कोई पुराना राज छिपा है। खेल अब और भी खतरनाक हो चुका है। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं बल्कि वजूद की जंग है। क्या मैं उसे उसके किए की सजा दे पाऊंगी या शाजी मुझे बेनकाब कर देगी? अपनी बेटी के हत्यारों को मिटाना क्या वाकई जुर्म है? फैसला अब वक्त करेगा। जैसे जैसे मैं उन जालिम माताओं के करीब पहुंच रही हूँ, वे एक एक करके गायब हो रही हैं। लेकिन मेरी ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी। आज जब बच्चों को स्कूल से लेने गई तो शाजी की आंखों में वो ठंडी चमक थी। उसने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जैसे वो मेरी रूह के अंदर झांक रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो जान गई है कि मैं कौन हूँ? लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मेरी नजरों के सामने वो शख्स आया जिसे मैं पिछले 20 साल से भूलना चाहती थी। मेरा पति केंसू, वही इंसान जिसने 20 साल पहले एक पल के गुस्से में हमारे हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया और जेल चला गया। मैंने 20 साल उससे नफरत की, उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार माना। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और उसे आवाज दे दी। अपनी पहचान छुपाते हुए मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बेटी यूना की सहेली हूँ। बातों बातों में केंसू ने वो सच बताया जिसने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया। उसने कहा कि जेल की उन कालकोठरियों में उसने कितनी ही बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे एक ही चीज ने रोका, यूना की चिट्ठियां। उन 20 सालों में यूना ने अपने पिता को 200 से ज्यादा खत लिखे थे। वही कागज के टुकड़े उसकी जीने की उम्मीद थे। आज वो जेल से छूटकर अपनी बेटी से मिलने आया था, और उसे क्या मिला? ये खबर कि उसकी लाडली अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे याद आया कि केंसू के जाने के बाद मैंने यूना से क्या कहा था। मैंने उसे हमेशा उस शर्मिंदगी और हीन भावना से बचाना चाहा जो एक अपराधी की बेटी होने पर उसे मिलती। पर मुझे क्या पता था कि वो खामोशी से अपने पिता को अपनी सांसों में जिंदा रखे हुए थी। अब मेरे सीने में नफरत की जगह एक अजीब सा पछतावा था, पर इंतकाम की आग अभी बुझी मुझे नहीं लगा थी। था कि केंसू को मैंने हमेशा के लिए भुला दिया है, पर यूना, मेरी उस मासूम बच्ची को सब पता था। मैंने उससे झूठ कहा था कि उसके पिता मर चुके हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वो 20 सालों तक चुपचाप उसे खत लिखती रही, जैसे उसे यकीन था कि एक दिन वो लौट आएगा। अभी हमारी वो छोटी सी मुलाकात खत्म ही हुई थी कि अचानक अंधेरे से 2 नकाबपोश गुंडे निकले। उन्होंने केंसू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जबान बंद रखना वरना जिंदा नहीं बचोगे। मैं घबरा गई। आखिर केंसू ने ऐसा क्या राज दबा रखा है जिसकी वजह से उसकी जान के पीछे लोग पड़े हैं? मैंने तुरंत अपने मददगार पीले बालों वाले लड़के येलो हेयर को बुलाया। केंसू की जान तो बच गई, लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि केंसू मेरा पति है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन और मायूसी थी। क्या ये कहानी अब किसी और ही मोड़ पर जा रही है? लेकिन असली खतरा तो मेरे ही पास था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने उन कातिल माताओं में से एक के बेटे कुकू को गोद लिया था। मुझे लगा था कि वो बच्चा मेरा मोहरा बनेगा, पर अब वही बच्चा मेरे लिए एक टाइम बॉम्ब बन गया है। उसकी हर हरकत मुझे बेनकाब करने की कगार पर ले आती है। अगले दिन जब पीला बाल वाला लड़का केंसू की मरहम पट्टी करने आया तो उसने उन गुंडों के बारे में पूछा। केंसू खामोश रहा। उसकी खामोशी में एक बहुत बड़ा राज छिपा था। वो हम सबको बचाने के लिए चुप था। लेकिन उस लड़के को अब यकीन हो गया है कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। उसने अब गहराई से छानबीन शुरू कर दी है। पर क्या हम सच के करीब पहुंच पाएंगे या खुद ही मिट जाएंगे? कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि उसे सह पाना नामुमकिन हो जाता है। पीले बालों वाले लड़के ने जब उस पुरानी फाइल के पन्ने पलटे तो एक ऐसा राज बाहर आया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। केंसू ने 20 साल पहले जिस बॉस का कत्ल किया था वो दरअसल एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का हिस्सा था। और जानते हैं उस रिश्वतखोरी का असली खिलाड़ी कौन था? वही रईस औरत, शाजी का पति सांतोंग। अगले ही दिन मैं केंसू के पास भागी। मेरी आवाज में वही पुराना दर्द और वही तड़प थी जिसे सुनकर एक पल के लिए केंसू चौंक गया। उसे शायद मुझ में अपनी पत्नी की परछाई नजर आई, पर मैंने खुद को संभाला और कहा, मैं तो बस यूना की सहेली हूँ। केंसू की आंखों में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बेटी मर चुकी थी, पत्नी गायब थी। उसने 20 साल पुराना वो जहर उगल दिया। उसने बताया कि उस वक्त कंपनी के बड़े अफसरों ने उसे फर्जी हिसाब किताब बनाने और सांसद सांतोंग को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया था। जब मामला खुला तो उसके बॉस ने खुदकुशी कर ली। उस दिन केंसू अकेला था जो बॉस के केबिन में गया था, इसलिए सारा इल्जाम उस पर मर दिया गया। इससे पहले कि वो सच बोल पाता, सांतोंग के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने धमकी दी, अगर जुर्म कबूल नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी और नन्ही बेटी को जिंदा जला देंगे। अपने बीवी और बच्ची की जान बचाने के लिए केंसू ने खामोशी से वो गुनाह अपने सिर ले लिया जो उसने कभी किया ही नहीं था। 20 साल तक उसने वो नफरत झेली जो उसे मिलनी ही नहीं चाहिए थी। ये सुनते ही मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण समझा, वो दरअसल हमारी ढाल बनकर 20 साल कालकोठरी में सड़ा था। मेरा दिल चीख उठा, केंसू, काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। केंसू की सच्चाई जानकर मेरा कलेजा फटने लगा था, पर मैंने अपनी पहचान नहीं बताई।
वो अभी अभी नर्क से बाहर आया था। मैं उसे अपनी इस खूनी बदले की आग में दोबारा नहीं झोंकना चाहती थी। मैंने कसम खा ली, हमारी बर्बादी का एक एक हिसाब मैं उस रईस जोड़े शाजी और सांतोंग से लेकर रहूंगी। लेकिन शाजी, वो औरत इंसान नहीं, एक हैवान है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं। उसके लिए मैं बस एक नया खिलौना थी जिससे वो अपना मन बहला सके। उसकी आंखों में वो घमंड था जो दूसरों को सिर्फ अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। तभी इस खेल में एक और किरदार आया। उसने चुपके से मेरी और उस पीले बालों वाले लड़के की तस्वीरें खींच लीं और शाजी के पास वफादारी दिखाने पहुंच गई। पर शाजी, उसने आया को उसकी औकात दिखा दी। उसके लिए आया भी महज एक मोहरा थी, कोई सहेली नहीं। वहां तो कुत्ते ही कुत्तों को काट रहे थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची थी। अगले दिन शाजी ने मुझे अपने आलीशान घर बुलाया। दीवार पर टंगी उनकी हंसती खेलती पारिवारिक तस्वीर देखकर मेरा खून खौल उठा। यही वो दो चेहरे हैं जिन्होंने मेरी हंसती खेलती दुनिया को 20 साल पहले उजाड़ दिया था। तभी आया ने अपनी जहरीली जुबान खोली और मुझसे पूछ बैठी, आखिर तुम एक सिंगल मदर कैसे बन गई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने झूठ का सहारा लिया और कहा कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। पर मुझे क्या पता था कि अगले ही पल शाजी कुछ ऐसा करने वाली है जो मेरे पैरों तले जमीन खिसका देगा। खेल अब और भी पेचीदा हो गया था। आया ने अचानक मेरी और उस लड़के की तस्वीर सबके सामने रख दी और ताना मारा, कहीं पति को धोखा तुम तो नहीं दे रही थी? शाजी को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उसने बिना किसी लिहाज के आया को वहां से जाने को कह दिया। मैं चुप रही। मैंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर दुश्मन को ये लगे कि उसके पास मेरा कोई कमजोर बिंदु है तो वो मुझ पर भरोसा करने लगेगा। और यही मेरा मकसद था, उनके सिस्टम के अंदर घुसना। शाजी ने आया के जाते ही मेरे चेहरे की शांति की तारीफ की। उसने आया को कचरा और तलवे चाटने वाला कुत्ता तक कह दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे छिपी आया ये सब सुन रही है। आया की आंखों में अब शाजी के लिए वो वफादारी नहीं बल्कि नफरत की आग थी। एक बात तो तय थी, इन दोनों नागिनों के बीच अब वो महायुद्ध छिड़ने वाला था जो इनके रईस घरानों की धज्जियां उड़ा देगा। उधर मैं केंसू को 20 साल पुराने कलंक से आजाद कराने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी शाजी का फोन आया। उसने मुझे आया की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। पर अजीब बात यह थी कि पार्टी आया के घर नहीं बल्कि शाजी के आलीशान बंगले में होने वाली थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर शाजी अपनी दुश्मन बन चुकी सहेली के लिए इतनी मेहरबान क्यों है? क्या ये भी उसका कोई नया खेल है? पर मेरे लिए ये एक सुनहरा मौका था। मुझे यकीन था कि उस आलीशान घर की चार दीवारी के अंदर मुझे वो सबूत मिल सकते हैं जो केंसू को बेगुनाह साबित कर दें। मैं उस महफिल में जाने के लिए तैयार थी जहां गुब्बारों और फूलों के पीछे मौत और बर्बादी का साया मंडरा रहा था। सबूतों की तलाश में मैं मौत के मुंह में कूदने को तैयार थी, इसलिए मैंने उस जहरीली दावत का न्योता कबूल कर लिया। जैसे ही मैं उस आलीशान हवेली में पहुंची, स्वागत के बदले मेरे मुंह पर एक पुराना एप्रन फेंक कर मारा गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सालों पहले उन लोगों ने मेरी मासूम यूना को जलील किया था। शाजी ने बड़े घमंड से कहा, यहाँ का नियम है, नई माँ को एक दिन मुफ्त की नौकरानी बनकर सेवा करनी पड़ती है। मैंने चुपचाप वो अपमान सह लिया, क्योंकि मेरा मकसद मेरी इज्जत से बड़ा था। जब मैं काम में जुटी थी तभी वो शातिर आया मेरे पास आई। वो मुझे मोहरा बनाकर शाजी को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, जब तुम केक लेकर जाओ तो जानबूझकर गिर जाना और सारा केक शाजी के चेहरे पर मल देना। ये औरतें एक दूसरे की सहेली होने का ढोंग करती हैं, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहती हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो उस लाल दरवाजे पर था। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि केंसू को बेगुनाह साबित करने वाला हर सबूत उस कमरे के पीछे छिपा है। जैसे ही मैंने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज आई, ये कमरा सबके लिए नहीं है। वो शाजी का पति सांतोंग था, वही आदमी जिसने मेरा घर उजाड़ा था। शुक्र है कि उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, लेकिन उस पल मौत मेरे बिल्कुल करीब थी। खैर, ये छोटा सा डर तो बस शुरुआत थी, असली तमाशा तो अब पार्टी में शुरू होने वाला था। बड़े गुरूर के साथ अपने पति सांतोंग को महफिल में पेश किया, जैसे वो कोई महान योद्धा हो। आया का चेहरा नफरत से जल रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब मैं केक लेकर गिरूं और शाजी का चेहरा कीचड़ में मिल जाए। मैं केक लेकर धीरे धीरे बढ़ी। आया पागलों की तरह मुझे आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी, अभी गिर जाओ। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं चुपचाप केक मेज पर रखकर पीछे हट गई। असली तमाशा तो अभी शुरू होने वाला था। महफिल में आया की बेटी की तस्वीरों का स्लाइड शो शुरू हुआ। आया गर्व से मुस्कुरा रही थी, पर अचानक स्क्रीन पर एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबकी चीखें निकाल दी। वो एक डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि आया की बेटी और उसके पति का कोई रिश्ता ही नहीं है। 0% मैच। एक पल में आया की दुनिया उजड़ गई। वो सरेआम जलील हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों ने मिलकर मेरी यूना को जलील किया था। उसका पति गुस्से से पागल हो गया और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। वो बच्ची उसकी नहीं थी, पर 8 साल का रिश्ता एक पल में राख हो गया। आया पागलों की तरह मुझ पर झपटी। उसे लगा ये सब मैंने किया है, पर मैं हैरान थी, ये मेरा काम नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ, ये शाजी और उसके पति का खौफनाक खेल था। उन्होंने मुझे चेतावनी देने के लिए आया की बलि चढ़ा दी थी। शतरंज के इस खेल में शाजी ने बता दिया था कि वो कितनी बेरहम हो सकती है। तस्वीर साफ थी, मेज पर 2 डीएनए रिपोर्ट पड़ी थी। एक ने आया का घर उजाड़ दिया था और दूसरी रिपोर्ट शायद मेरी तबाही का नया पैगाम। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मेज पर 2 डीएनए रिपोर्ट थीं। एक में 0% था, पर दूसरी रिपोर्ट में 99% मैच लिखा था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आया की बेटी का असली बाप कौन है? सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या वो पीला बाल वाला लड़का वाकई मुझसे प्यार करने लगा है, या फिर इस बेमेल प्रेम के पीछे भी कोई गहरा राज छिपा है? और वो छोटा बच्चा कुक्कू, उसकी असली माँ अब लौट रही है।
क्या वो मेरी इस इंतकाम की आग में घी डालने आएगी या मेरी पहचान दुनिया के सामने लाकर मेरा खेल खत्म कर देगी? बदले की ये आग अब और भी तेज हो चुकी है, पर मेरी राह कांटों से भर गई है। मुझे लग रहा था कि मैं शिकार कर रही हूँ, पर सच तो ये है कि मैं खुद एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात पर फंसी हुई एक मोहरी हूँ। आया की तबाही ने मुझे दिखा दिया कि ये रईस लोग कितने बेरहम हो सकते हैं। यहाँ कोई भी निर्दोष नहीं है, हर कोई किसी न किसी का मोहरा है। अपने पति केंसू को बेगुनाह साबित करने की मेरी जिद और इन दुश्मनों को मिटाने की मेरी नफरत अब एक हो चुकी है। ये अब सिर्फ निजी बदला नहीं, बल्कि उस भ्रष्टाचार और नाइंसाफी के खिलाफ जंग है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। पर याद रखिए, इस रास्ते पर आगे सिर्फ तबाही है। तो दोस्तों, क्या मैं अपने पति को बचा पाऊंगी? और उस लाल दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।